हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। हम लोग जो कल पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे केंद्रक के बारे में। मैं आज आप लोगों को उसी जो हमने कल पढ़ा था उससे हम थोड़ा सा सेकेंड स्टेप आगे चल रहे हैं। यानी कि कल आप लोगों ने केंद्रक पार्ट फर्स्ट पढ़ा था, आज हम केंद्रक पार्ट 2 पढ़ रहे हैं कि केंद्रक में क्या क्या चीजें होती हैं। कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि जो रासायनिक संगठन होता है किसका, केंद्रक का, जहाँ पे बेसिकली मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे प्रोटीन्स जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, जिनको हमने कुछ कहा था क्षारीय प्रोटीन, कुछ अम्लीय प्रोटीन कहा था, जहाँ मैंने कहा था कि लिपिड्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं। यानी कि जो ये डीएनए और जो ये आरएनए है इसको हम कंबाइंडली क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक अम्ल। क्लियर है ये चीज, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लिक अम्ल बोलते हैं। एक चीज और यहाँ पे प्रेजेंट होती है इसके अंदर। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पे दो तरह की प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। ठीक है, समझिएगा इस चीज को। जो हिस्टोन प्रोटीन्स जो होते हैं, यानी कि ये वाले जो प्रोटीन होते हैं, इनका वर्क क्या है, यानी कि इनका फंक्शन क्या है। इनका फंक्शन जो होता है बेटा, वो होता है डीएनए को प्रोटेक्ट करना। यानी कि अगर हम लोग बात करें तो ये जो हिस्टोन प्रोटीन है, इनको हम किस में कैटेगराइज कर सकते हैं, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। ठीक है, तो ये एक पूरा एक कॉम्प्लेक्स होता है इन प्रोटीन का, जो जिसका काम क्या होता है, डीएनए को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि केंद्रक के अंदर जो डीएनए है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आते हैं यहाँ पे। और एक चीज और यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि ये सब चीजें, यानी कि ये वाले जो प्रोटीन होते हैं, ये प्रोकैरियोटिक्स में ऑलमोस्ट नहीं होते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, तो कभी कोई अगर आपसे ये पूछे कि हिस्टोन प्रोटीन कहाँ प्रेजेंट है, तो आप लोग इन जनरल एक ही बात कहोगे यहाँ पे कि ये वाले जो प्रोटीन होते हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, यूकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। चलिए, ये क्या होता है इन प्रोटीन्स के साथ में, अगर मैं ये बोलूं कि यहाँ पे एक संरचना होती है जिसको हम एक नाम देते हैं क्रोमेटिन। ये क्रोमेटिन के साथ में प्लस यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन और जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, डीएनए के साथ में, क्रोमेटिन के साथ में, इसको हम हिंदी में भी क्रोमेटिन ही कहेंगे, इसके साथ में यहाँ पे ये वाले प्रोटीन जो होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं, साथ में संबद्ध होते हैं। चलिए, तो अब हम बात करते हैं, एक ओवरव्यू लेते हैं पहले कि डीएनए के जो केंद्रक है वहां पे है क्या क्या चीजें। तो एक बार इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए, तो अब अगर हम आगे इसमें बात करें तो हम लोग बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, जहां पे हम बात करते हैं केंद्रक की संरचना के बारे में, कि केंद्रक की जो संरचना होती है वो किस प्रकार से होती है, किस तरह से केंद्रक जो है इसकी संरचना यहाँ प्रेजेंट होती है। देखिएगा एक बार के लिए यहाँ पे, केंद्रक की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, अगर हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करें न्यूक्लियस के, तो इसको हम आगे डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहली चीज आती है यहाँ पे जिसको हम केंद्रक आवरण बोलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे चीज जो आती है वो क्या आती है, केंद्रक आवरण। इसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक है, फर्स्ट क्या हुआ, केंद्रक का आवरण हुआ। दूसरा आता है यहाँ पे इसको हम बोलते हैं केंद्रक द्रव्य, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियो
प्लाज्म। ठीक है, तीसरी चीज जो आती है यहाँ पे जिसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन। अभी आपको थोड़ी देर पहले ही मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि हिस्टोन प्रोटीन जो है वो उसके साथ में जुड़े हुए रहते हैं। तो नेक्स्ट जो चीज आती है वो आती है यहाँ पे क्रोमेटिन। और फोर्थ चीज जो आती है उसको हम बोलते हैं केंद्रिका, जिसको हम न्यूक्लियोलस भी नाम देते हैं। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले चीज, अगर मैं केंद्रक के बारे में बात करूं तो इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर है ये वाली, ठीक है, ये दो मेम्ब्रेन होती हैं आपस में जुड़ी हुई, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम इनर मेम्ब्रेन या आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो अंदर वाली होती है ये कौन सी हुई, इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, आउटर वाली जो हुई इसको हम बोलेंगे आउटर मेम्ब्रेन, यानी कि बाह्य झिल्ली और अंतः झिल्ली। ये दोनों मिला के क्या बनाती हैं, ये दोनों मिला के बनाती हैं न्यूक्लियर एनवेलप बनाती है। यहां तक बात क्लियर हो गई। चलिए, अब यहाँ पे छोटे छोटे से छिद्र होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। अच्छा, एक चीज और होती है यहाँ पे, अगर हम लोग बात करें न्यूक्लियर मैट्रिक्स। अब न्यूक्लियर मैट्रिक्स क्या होता है ये मैं भी आपको बताऊंगी। चलिए, तो पहली बात तो हुई यहाँ पे केंद्रक आवरण के बारे में, जिसको हमने कहा न्यूक्लियर एनवेलप कहा। न्यूक्लियर एनवेलप का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, न्यूक्लियर एनवेलप का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे बाह्य झिल्ली और जो अंतः झिल्ली है वो मिला के एक संरचना बना रही है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियर एनवेलप बोल रहे हैं। चलिए, इसके बाद में यहाँ पे छोटा छोटा सा और यहाँ पे लिक्विड प्रेजेंट होता है। ये जो लिक्विड होता है, इस लिक्विड को हम लोग बोलते हैं क्या, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, इस संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। अब यहाँ पे एक विशेष तरह की संरचना होती है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो जो आपका न्यूक्लियस जो होता है, यानी कि जो केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर ट्रांसक्रिप्शन होता है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन में आप सबको पता है क्या होता है, जहाँ पे आरएनए इकट्ठा होता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह की एक संरचना होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस बोलते हैं। ठीक है, इस तरह की संरचना को हम लोग क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियोलस, और इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रिका बोलते हैं। यहाँ तक बात क्लियर आ गई। ठीक है, चलिए, अगर हम बात करें यहाँ पे इस तरह की और एक संरचना पाई जाती है, ये वाली, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं इसको, क्रोमेटिन। ठीक है, अब जो ये क्रोमेटिन है ये बेसिकली क्या है, क्रोमेटिन के अंदर अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे क्या होता है, डीएनए होता है, जो डीएनए साथ में जुड़ा हुआ होता है हिस्टोन प्रोटीन के। ये बात मैं आपको पहले भी बताने वाली थी, क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन का यहाँ पे डीएनए के साथ में होना बहुत जरूरी है। नहीं तो जो यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडी के अंदर भी म्यूटेशन होने के चांसेस जो होते हैं, यानी कि उत्परिवर्तन होने के चांसेस जो होते हैं, वो कंपैरेटिवली क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। मैं दोबारा से बोल रही हूँ, म्यूटेशन होने के चांसेस जो होते हैं, यानी कि उत्परिवर्तन होने के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे डीएनए की प्रोटेक्शन करना या डीएनए को एक तरह से प्रोटेक्ट करना हमारे लिए बेहद जरूरी होता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलिए, तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, पहली चीज तो हुई आपका क्या, केंद्रक आवरण, जिसको हम न्यूक्लियर एनवेलप बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पे आउटर और इनर मेम्ब्रेन साथ में जुड़ी हुई है।
दूसरा होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, जो यहाँ पे लिक्विड प्रेजेंट होता है, इसको हमने क्या बोला, न्यूक्लियोप्लाज्म बोला। तीसरा आता है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन के अंदर जो ये डीएनए होते हैं, ये सारे डीएनए आता है इसके अंदर। अच्छा, और अगर यहाँ पे न्यूक्लियोलस के बारे में बात करूं मैं, तो न्यूक्लियोलस क्या होता है, न्यूक्लियोलस एक तरह का, इसको हम केंद्रिका बोल रहे हैं, जहाँ पे क्या उपस्थित होता है, आरएनए उपस्थित होता है। किसी एक केंद्रक में एक या एक से ज्यादा केंद्रिकाएं उपस्थित हो सकती हैं। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मुझे इसको मिटाना पड़ेगा, तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। चलिए, तो आगे अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे हम सबसे पहली चीज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं केंद्रक आवरण। ठीक है, अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को बताना भूल गई, ये जो पोर होते हैं, यानी कि ये जो छिद्र होते हैं, ये जो पोर होते हैं, इन पोर में प्रोटीन की एक क्रिस क्रॉस संरचनाएं होती हैं। ठीक है, प्रोटीन की एक क्रिस क्रॉस संरचनाएं होती हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, इन संरचनाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मैट्रिक्स बोलते हैं। सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर हम बात करें कि इसकी एक ब्रीफ स्ट्रक्चर कैसी होती है। चलिए, अब हम बात करते हैं सबसे पहले वाली चीज के बारे में, जिसको हमने कहा था न्यूक्लियर एनवलप, यानी कि केंद्रक आवरण के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट जो आता है यहाँ पे, वो आता है न्यूक्लियर एनवलप बोलते हैं इसको। ठीक है, और इसको हम कैरियोथीका भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैरियोथीका। कैरियोथीका नाम कहाँ से आया, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो डीएनए होता, जो केंद्रक होता है, उस केंद्रक को हम लोग यूजुअली क्या बोलते हैं, कैरियन भी बोलते हैं। जब भी हम डिफरेंशिएट करते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में, तो यहाँ पे एक मैंने वर्ड आपको हमेशा बताया है, कैरियन। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है, इसी वजह से इसका नाम क्या दिया गया, कैरियोथीका नाम दिया गया। कैरियोथीका के अंदर दो चीजें होती हैं, यानी कि इसके अंदर आउटर मेम्ब्रेन और क्या होती है, इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन होती है और इनर मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बाह्य झिल्ली और अंतर झिल्ली बोलते हैं। अब मेरी बात बेटा बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि केंद्रक जो है, यानी कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है। ठीक है, अब इस डीएनए से क्या बनेगा, एमआरएनए बनेगा। अब ये पूरा प्रोसेस जो होता है, ये पूरा प्रोसेस केंद्रक में होता है, और ये केंद्रक जो में से जो ये एमआरएनए बन जाता है, तो ये एमआरएनए बाहर जाता है जीव द्रव्य के अंदर। ठीक है, यानी कि ये कहाँ जा रहा है, साइटोप्लाज्म में जा रहा है। तो जब ये साइटोप्लाज्म में जाएगा, तो ये कैसे जाएगा, इसको जाने के लिए यहाँ पे एक विशेष तरह की संरचनाएं होती हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। तो न्यूक्लियर पोर के द्वारा ये जो है, यानी कि जो ये एमआरएनए है, ये कहाँ जाता है, ये बाहर की तरफ जाता है। तो आपको बात समझ में आ गई, ठीक है। तो न्यूक्लियर पोर जो होता है, ये सिंपल एक छेद नहीं होता या एक छेद नहीं होता, एक सिंपल पोर नहीं होता, ये एक तरह का पोर कॉम्प्लेक्स होता है, जहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि जो भी चीजें जो केंद्रक के अंदर आ रही हैं या केंद्रक से बाहर जा रही हैं, वो एक वेल डिफाइंड मैकेनिज्म के थ्रू होती है। ठीक है, तो अब एक बात और ध्यान रखना, मैं आपको एक चीज और भी यहाँ पे बताना चाह रही थी कि जो आपका ये जो न्यूक्लियर मैट्रिक्स जो होता है, न्यूक्लियर मैट्रिक्स के अंदर यहाँ पे प्रोटीन की क्रिस क्रॉस संरचनाएं होती हैं। दोबारा से सुन लो, न्यूक्लियर मैट्रिक्स में जो आपके जो छेद होते हैं, यानी कि न्यूक्लियर पोर जो होते हैं, वहां पे एक स्पेशल तरह की क्रिस क्रॉस संरचनाएं होती हैं, और इसी क्रिस क्रॉस संरचनाएं क्या करती हैं, इस आवरण को एक मजबूती प्रदान करती हैं, यानी कि एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं, और इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मैट्रिक्स बोलते हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ओके, तो अब मैंने यहाँ पे कहा आप लोगों को कि भाई एक तरह की संरचना यहाँ पे बन गई है जिसको हम न्यूक्लियर पोर बोल रहे हैं, न्यूक्लियर मैट्रिक्स बोलते हैं। अब इसमें एक बात ध्यान रखने वाली है कि यहाँ पे जो भी चीज केंद्र के अंदर आएगी या जो भी चीज केंद्र के बाहर जाएगी वो एक विशेष तरह के मैकेनिज्म के द्वारा होती है और वो एक तरह का कॉम्प्लेक्स होता है, जिस कॉम्प्लेक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पोर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है। पोर कॉम्प्लेक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे हमारे कल के वीडियो के अंदर, जहां पे हम लोग बात करेंगे कि पोर कॉम्प्लेक्स क्या होता है, पोर कॉम्प्लेक्स के साथ साथ क्या क्रोमेटिन किस तरह से होता है या केंद्रिका क्या होती है, इनके बारे में हम लोग डिटेल के अंदर कल अपने वीडियो के अंदर बात करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और पढ़ाई करते रहिए। अब यहाँ पे बेटा जो भी चीजें चल रही हैं एक बहुत ही विस्तार से और बहुत ही डिटेल में चल रही हैं। सो इस आपसे बहुत रिक्वेस्ट है कि जिसका भी मैं बोलती हूँ कि आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है उसका स्क्रीनशॉट लेके लिखते चलिए, साथ साथ उसके नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।